नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार द नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत ही शानदार होंगे। तो बच्चों, अब आप लोगों का फिजिक्स का पेपर सॉल्व कराया जाएगा। अभी आप लोगों का बायोलॉजी का पेपर सॉल्व कराया गया था, तो आप सभी लोगों ने बायोलॉजी के क्वेश्चन मिला लिए होंगे। आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हैं और कितने गलत हैं वो आप लोगों ने मिला लिए होंगे। अब आप लोग फिजिक्स के क्वेश्चन मिलाइएगा। फिजिक्स के आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हैं। फिजिक्स के सब क्वेश्चन वही पूछे गए थे जो मैंने आप लोगों को अपने चैनल पर कराए थे। तो जो लोग चैनल पे पढ़े हैं वो पूरे क्वेश्चन करके आए होंगे, क्योंकि सब वही क्वेश्चन पूछे गए थे जो मैंने आप लोगों को कराए थे। कोई क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम टू सेम वही पूछ लिया था जैसा कि मैंने आप लोगों को कराया था, बिल्कुल वैसा ही सेम टू सेम पूछ लिया था। तो सभी लोग करेंगे और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ जाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने क्वेश्चन को मिला सकें। चलिए अब शुरू करते हैं। इसमें हमने सीधे सीधे क्वेश्चन के आंसर लिखे हैं, तो उनको आप लोग देखेंगे। ये आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है। तो इसमें माइक्रोन में दिया था, मैंने आप लोगों को ये बताया था एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है। तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, इसको थोड़ा जूम कर ले रहे हैं। एक एंगस्ट्रॉम बराबर अगर मीटर में पूछता तो 10⁻⁻10 मीटर होता, लेकिन इसमें माइक्रोन में पूछा गया है। तो माइक्रोन में कितना होगा, 10⁻⁻4 माइक्रोन। क्यों होगा यहाँ पे, क्योंकि आप लोगों को भी पता होगा एक माइक्रोन बराबर कितना होता है। एक माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर होता है, इसलिए यहाँ पे 10⁻⁻4 माइक्रोन वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये पूछा गया है बल आघूर्ण का मात्रक है। तो मैं ये आप लोगों को काफ़ी बार बताया हूँ बल आघूर्ण का मात्रक क्या होता है। तो ये होता है न्यूटन मीटर। बल आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है। सभी लोग ये क्वेश्चन सही करके आए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये पूछा गया है, यहाँ पे एक पिंड स्थिर अवस्था से समान त्वरण से चलना प्रारंभ करता है यदि वह प्रथम 2 सेकंड में s2 दूरी तय करे तो उसका क्या होगा। इसमें ये ऑप्शन दिए हुए थे, तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, जो उसमें s2 तो इसका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, s2 3s1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये दिया हुआ है 20 ग्राम की एक गोली 10 किलोग्राम की बंदूक से 500 मीटर पर सेकंड के वेग से चलाई जाती है। बंदूक के पीछे हटने की गति क्या होगी। तो ये मैं आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व कराया था और इसमें आप लोगों को फॉर्मूला बताया था कि इस फॉर्मूले के आप लोगों को याद कर लेना है। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा तो आप लोग इसको कर लेंगे। क्या फॉर्मूला बताया था, ये फॉर्मूला बताया था V = -mv/m। मैंने आप लोगों को ये फॉर्मूला बताया था। माइनस का चिन्ह क्यों लगता है, माइनस का चिन्ह इसलिए लगता है क्योंकि जो बंदूक होती है वो गोली चलने के विपरीत दिशा में गति करती है। तो आप लोग यहाँ पे निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, ये बी किसका है, तो ये बी किसका है, ये यहाँ पे निकल के आएगा बंदूक का वेग। बंदूक कितने वेग से पीछे हटेगी, और ये जो एम बी है, ये एम गोली का एम है और ये बी गोली की बी है, यानी ये वेलोसिटी है गोली की और ये मास है। और ये नीचे वाला जो एम है ये किसका है, ये बंदूक का है। तो यहाँ पे आप लोग वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ पे ये 20 ग्राम दिया हुआ है, तो आप लोग इसको किलोग्राम में करेंगे, यानी 20/1000 और इंटू कितना, बी कितना दिया हुआ है, बी इसमें दिया हुआ है 500 मीटर, 500 मीटर दिया हुआ है बी, और अपॉन में इसका एम कितना दिया हुआ है बंदूक का। बंदूक कितने किलोग्राम की है, तो बंदूक जो है आपकी 10 किलोग्राम की है। बंदूक कितने किलोग्राम की है, 10 किलोग्राम की बंदूक है। तो यहाँ पे आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये 3 जीरो से ऊपर वाले 3 जीरो कट जाएंगे और 10 आएगा ऊपर, नीचे भी 10 आएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 1 मीटर पर सेकंड आ जाएगा इसका, 1 मीटर पर सेकंड। मैंने ये आप लोगों को क्लास में काफ़ी अच्छे से सॉल्व करके बताया था, तो सब लोगों ने कर लिया होगा। जो लोग क्लास को ध्यान से देखे होंगे उन सब लोगों ने ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से किया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड। ये दिया हुआ है अपकेंद्र बल है। अपकेंद्र बल होता है, उसको क्या बोलते हैं, तो अपकेंद्र बल को काल्पनिक बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काल्पनिक बल बोलते हैं। काल्पनिक बल वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये दिया हुआ है साधारण लोलक की लंबाई तथा आवर्तकाल के वर्ग के बीच ग्राफ होता है। तो जो साधारण लोलक की लंबाई और आवर्तकाल के वर्ग के बीच ग्राफ होता है, कैसा होता है, सरल रेखा होता है, सरल रेखा में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये दिया हुआ है ताप बढ़ने पर द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होता है। तो ये मैंने आप लोगों को जो कैप्सूल कराए थे उसी में ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया था। ताप बढ़ने पर द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होता है, तो द्रव का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। अगर ताप बढ़ेगा तो द्रव का जो पृष्ठ तनाव है वो कम हो जाएगा। इसका ये वाला ऑप्शन सही था। सभी लोग किए होंगे, जो लोग हमसे पढ़े हैं वो सब लोग इस क्वेश्चन को सही किए होंगे। सभी लोग एक बार कमेंट करके बताइए कि आप लोगों का फिजिक्स का पेपर कैसा हुआ है। फिजिक्स में आप लोगों ने 25 में से कितने क्वेश्चन किए हैं, और आप लोग ये बताइए कि 25 में से कितने क्वेश्चन किए हैं और आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हैं। ये आप लोग लास्ट में बता देंगे जब ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करा दिए जाएंगे। उसके बाद ये है आपका 0 डिग्री सेल्सियस पर 50 ग्राम बर्फ़ को 20 डिग्री सेल्सियस के 50 ग्राम जल में मिलाने पर मिश्रण का ताप क्या होगा। तो मिश्रण का ताप इसमें कितना रहेगा, इसमें 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब इसको आपको सीधे सीधे आंसर बता दे रहे हैं, तो आप लोग अपने आंसर मिला लेंगे। ये है अगला क्वेश्चन है यहाँ पे
ये दिया हुआ है आपस में 60 डिग्री पर झुके हुए दो समतल दर्पणों के बीच स्थित वस्तु के बने प्रतिबिंबों की संख्या होगी। तो ये मैं क्वेश्चन आप लोगों को 2-3 बार कराया हूँ और आप लोगों को बताया हूँ कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आ सकते हैं। तो आप लोगों ने इसको अच्छे से तैयार किया होगा। क्या बताया था मैंने आप लोगों को, तो इसका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला था cos थीटा अपॉन 2, cos थीटा अपॉन 2, ये इसका फॉर्मूला था। वो सॉरी 360/थीटा, ये यानी 360/थीटा यहाँ पे फॉर्मूला था। cos थीटा वो दूसरे क्वेश्चन में था। 360/थीटा ये फॉर्मूला था इसमें। 360/थीटा, थीटा कितना है इसमें 60 डिग्री है, तो 360/60 करेंगे। 360/60 यानी कितना आएगा, यानी 6 आएगा। तो मैंने आप लोगों को बताया था अगर ये जो संख्या आती है वो इवन नंबर में आती है तो हमको क्या करना है, एक माइनस कर देना है, 6 में से एक घटा देना है, तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। और ये अगर ऑड में आती है तो वही संख्या रहेगी जितना ऑड में आता है। जैसे यहाँ पे 5 आता तो 5 ही रहता। यानी आप लोगों को कुल मिला के जो प्रतिबिंबों की संख्या देनी है वो किस में देनी है, ऑड नंबर में देनी है। तो इसमें 5 वाला जो ऑप्शन था वो बिल्कुल करेक्ट था। ये मैं आप लोगों को बताया था, तो आप लोगों ने अच्छे से किया होगा इस क्वेश्चन को। ये है आपका कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। कांच का अपवर्तनांक अधिकतम किस में होता है, तो बैंगनी रंग के लिए। किसके लिए होता है, बैंगनी रंग के लिए। इसका बैंगनी रंग वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उसी से होता है ये बिबग्योर वाला वो होता है, उसी से ये होता है। ये दिया हुआ है, दिए गए परिपथ में बिंदु ए एंड बी के बीच तुल्य प्रतिरोध होगा। आप लोगों को कोई वो एक फिगर दिया हुआ था, उसमें ये प्रतिरोध दिए हुए थे, तो उसका अंतर कितना होगा, 2 ओम होगा। क्योंकि यहाँ पे वो तो मिल नहीं पाया है यहाँ पे, तो आप लोगों को जो आंसर है वो आप लोग आंसर देख लेंगे। उस जिन लोगों का 2 ओम उसका आंसर आया है उन लोगों का बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये दिया हुआ है, कोई वस्तु एक वृत्त की परिधि पर 5 मीटर पर सेकंड की एक समान चाल से गति कर रही है। आधा चक्कर पूरा करने पर उसके वेग में परिवर्तन होगा। तो कितना परिवर्तन होगा, ये होगा 10 मीटर पर सेकंड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। जो उसमें 10 मीटर पर सेकंड था वो उसका ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये दिया हुआ है, यदि 2 वस्तुएं ए तथा बी द्रव्यमान क्रमशः 6 किलोग्राम तथा 34 किलोग्राम है तो इसमें क्या होगा। तो ये तो सब लोग अच्छे से किए होंगे, क्योंकि मैं आप लोगों को बताया था ये जड़त्व का नियम है। तो जड़त्व का नियम कौन सा होता है, न्यूटन का प्रथम नियम है, वो जड़त्व का नियम है। तो जिसका वेट ज़्यादा होगा उसका जड़त्व उतना ही ज़्यादा होगा। तो इसमें ये दिया हुआ था, तो इसमें क्या हो जाएगा, बी का जड़त्व जो है वो 1 से अधिक है, क्योंकि बी का जो वेट है वो कितना है, 34 किलोग्राम है, और ए का वेट कितना है, ए का वेट 6 किलोग्राम है। तो बी का जो जड़त्व है वो ए से अधिक होगा। ये सब लोग कर दिए होंगे, जो लोग पढ़े हैं वो सब लोग कर दिए होंगे इसको। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किस वस्तु का गुरुत्व केंद्र के बाहर होता है। तो केंद्र के बाहर किस वस्तु का गुरुत्व होता है। इसमें जो अंगूठी का ऑप्शन दिया हुआ था, अंगूठी जो ऑप्शन दिया हुआ था, यहाँ पे ऑप्शन हमने नहीं लिखे हैं तो डायरेक्ट आंसर लिख लिए हैं। तो इसमें जो अंगूठी आपका ऑप्शन था वो आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये दिया हुआ है, फिलस सिस्टम का सिद्धांत है। फिलस सिस्टम का जो सिद्धांत है वो किस पर काम करता है, तो शाइफन के सिद्धांत पर काम करता है। यानी जो फिलस सिस्टम है वो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, शाइफन के सिद्धांत पर ये कार्य करता है। ये सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा चुका हूँ, तो जो लोग हमसे पढ़े होंगे, शुरुआत से जुड़े होंगे, वो सब ये सब क्वेश्चन अच्छे से करके आए होंगे। और बायोलॉजी के भी आप लोगों के जो क्वेश्चन थे वो भी आप लोगों के सारे क्वेश्चन यहीं से फंसे हैं, तो वो भी सब लोग करके आए होंगे। और ये फिजिक्स के भी क्वेश्चन सभी यहाँ से फंसे हैं। आगे जो सब्जेक्ट के क्वेश्चन आप लोगों को कराए जाएंगे तब आप लोगों को पता चलेगा कि कितने कितने क्वेश्चन यहाँ से फंसे हैं। तो चलिए अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये दिया हुआ है, प्रकाश के दुर्बण की घटना से पुष्टि होती है। ये तो मैंने आप लोगों को 2-3 दिन पहले ये क्वेश्चन कराया था, शायद 7वें 8वें कैप्सूल में ये क्वेश्चन होगा। प्रकाश के दुर्बण की घटना से पुष्टि होती है कि प्रकाश के दुर्बण की घटना से क्या पुष्टि होती है। प्रकाश एक क्या है, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, आप लोगों को मैंने बताया था। तो इसका ये अनुप्रस्थ तरंग सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये इसमें पूछा गया है, 2 प्रश्नों के लिए अपवर्तनांक जो निर्भर करता है वो किस पर निर्भर करता है। तो अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है, ये माध्यम के तापमान पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, तापमान पर। जो इसमें तापमान वाला ऑप्शन था वो सही हो जाएगा उसमें। और ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये मैं आप लोगों को 2-3 बार क्वेश्चन कराया हूँ। ये E प्रोपोर्शनल टू T4 वाला, ये पूछा गया है कि किसी वस्तु के पृष्ठ से ऊष्मीय विकिरण उत्सर्जन दर E तथा उसके प्रपंताप T में क्या संबंध होता है। तो मैं ये आप लोगों को 2-3 बार क्वेश्चन कराया हूँ। E प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, T⁴। तो ये सब लोग सही कर दिए होंगे, जो हमसे पढ़े हैं वो सब लोग इसको सही कर दिए होंगे। आप लोग जल्दी से एक बार कमेंट कर दीजिए कि आप लोगों का फिजिक्स का पेपर कैसा हुआ है, फिजिक्स का पेपर आप लोगों को कैसा लगा देखने में। तो आप सभी लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिए।
जो हम लोग हमसे पढ़े हैं, जिन लोगों ने हमसे तैयारी की है, वो सब लोग एक बार कमेंट कर देंगे कि आप लोग फिजिक्स में कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। जो सही से पढ़ा होगा वो पूरे 25 में 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया होगा। 25 में 25 नहीं, 25 में कम से कम 20 क्वेश्चन तो अटैम्प्ट किया होगा। 25 में कम से कम 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया होगा, क्योंकि कुछ में डाउट रहता है तो माइनस मार्किंग के लिए छोड़ दिए होंगे कुछ लोग। तो 25 में 20 क्वेश्चन तो सब लोग अटैम्प्ट किए होंगे जो हमसे पढ़े हैं। तो एक बार आप लोग जल्दी से बता दीजिए कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हैं। इसमें लास्ट में आप लोग बता देंगे। ये अब ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा। ये भी आपको मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की विमा, इसको क्या किससे डिनोट करते हैं, तो कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। इसकी डायमेंशन पूछी जाती है यहाँ पे। तो डायमेंशन क्या होती है इसकी, m-1 L3 T-2। ये मैं आप लोगों को काफ़ी बार बताया हूँ। तो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सही किए होंगे आप लोग। कुल मिला के केमिस्ट्री के ये जो फिजिक्स का है, फिजिक्स के सारे क्वेश्चन यहीं से फंसे हैं। आप लोगों को भी पता होगा। आप लोग एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि आप लोगों को कितने क्वेश्चन यहाँ से फंसे हैं। पूरे 200 क्वेश्चन में से आप लोगों के कितने क्वेश्चन यहाँ से फंसे हैं और आप लोगों को हमसे कितनी हेल्प मिली है। आप लोग एक बार कमेंट कर देंगे। वीडियो के लास्ट में आप लोग कमेंट करके बता देंगे, जिससे और भी लोगों को पता चल सके कि यहाँ पे कैसी तैयारी कराई जाती है। तो वो लोग भी उस हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हैं। यह है आपका एक पिंड थीटा कोण के झुके तल पर नियत चाल से गति करता है, तल का घर्षण गुणांक होगा। तो ये घर्षण गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है, μ tan थीटा। क्या होता है, μ tan थीटा। ये सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराया हूँ, तो सब क्वेश्चन आप लोग अच्छे से कर दिए होंगे। ये है आपका बायल का नियम पूर्णतः लागू होता है। बायल का नियम पूर्णतः लागू होता है। ये क्वेश्चन नहीं कराया था शायद में, तो कुछ लोग कर दिए होंगे, कुछ लोग नहीं कर पाए होंगे। बायल का नियम पूर्णतः लागू होता है। तो ये किस पर लागू होता है, उच्च ताप तथा कम दाब पर। उच्च ताप तथा कम दाब पर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये दिया हुआ है, यदि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी होगी। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अगर 20 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है R=F/2। क्या फॉर्मूला होता है, R=F/2। फोकस दूरी R/2 होता है, R/2 होता है, F=R/2। तो इसका R कितना दिया हुआ है, R इसका 20 दिया हुआ है। तो 20/2 यानी कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। 10 सेंटीमीटर। अब कुछ लोग प्लस का लगा दिए होंगे, प्लस का 10 सेंटीमीटर। लेकिन आप लोगों को बता दें, अवतल दर्पण की जो त्रिज्या होती है वो कैसी होती है, वो माइनस की होती है। इसलिए इसका -10 सेंटीमीटर वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये मैं आप लोगों को फॉर्मूला बताया था तो आप लोग याद किए होंगे इसको। ये है आपका ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। ये भी मैं आप लोगों को कैप्सूल में कराया हूँ। तो कैप्सूल वाले जो भी क्वेश्चन कराए हैं वो ज़्यादातर यहाँ पे फंसे हैं, तो आप लोगों को भी देखने को मिला होगा। ये है आपका ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है, तो ये स्टील में होती है। एक आप लोगों का सॉलिड दिया हुआ था, एक लिक्विड दिया हुआ था, एक गैस दिया हुआ था। तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है। सॉलिड में आप लोगों का ये क्या दिया हुआ था, स्टील दिया हुआ था। तो ये स्टील में सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है आपका समतल दर्पण की फोकस दूरी। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। कितनी होती है, अनंत होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, और ये आज का आपका फिजिक्स का लास्ट क्वेश्चन है। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध जो है वो किस पर निर्भर करता है, तो ये जो निर्भर करता है तापमान पर। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध तापमान पर निर्भर करता है। तो आप लोगों के ये थे फिजिक्स के क्वेश्चन। आप सभी लोग एक बार कमेंट करके बता देंगे कि आप लोगों के फिजिक्स में कितने क्वेश्चन सही हैं। फिजिक्स के जो भी क्वेश्चन हैं वो सब आप लोगों के इसी चैनल से फंसे हैं। जितने आप लोगों को क्वेश्चन कराए गए थे, जितने आप लोगों के क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सब उसी में से पूछे गए हैं। एक आध क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन जैसा मैंने आप लोगों को बताया था वो मैंने नहीं कराया था, तो वो क्वेश्चन आप लोगों का ऐसा पूछ लिया गया है जो मैंने आप लोगों को नहीं कराया था। बाकी जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 25 में से, वो सब क्वेश्चन यहीं से फंसे हैं। तो आप लोग एक बार कमेंट कर देंगे कि आप लोगों को कितने क्वेश्चन, आप लोगों के 200 क्वेश्चन में से, जो 200 पूरे क्वेश्चन थे उसमें से कितने क्वेश्चन आप लोगों के फंसे हैं यहाँ से नॉलेज प्लाजा चैनल से। तो आप लोग एक बार कमेंट करके बता देंगे। और आप लोगों को कितनी हेल्प मिली है हमसे, वो भी आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और हम आप लोगों को आगे के जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को कल सुबह सॉल्व कराए जाएंगे। कल सुबह या शाम को आप लोगों को वो सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करा दिए जाएंगे। अब हम अकेले ही हैं तो थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए आप लोगों को जितने क्वेश्चन हो पाते हैं उतने आप लोगों को सॉल्व करा दिए जाते हैं। लेकिन कल शाम तक आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए जाएंगे। उसके बाद आप लोग पूरे क्वेश्चन मिला सकते हैं। उसके बाद आप लोग बताएंगे कि आप लोगों के 200 में से कितने क्वेश्चन सही हैं, यानी जितने क्वेश्चन आप लोग अटैम्प्ट किए हैं उसमें से कितने क्वेश्चन सही हैं वो आप लोग बता देंगे। चलिए, तो हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए सभी लोगों को गुड नाइट। जय हिंद, वंदे मातरम।